शुद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णमिच्छन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्वरूवणं भोक्षम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में हमारी जो इंद्रियां होती हैं उन इंद्रियों के कितने कितने क्षोभसम अधिक अधिक हो सकते हैं और हमारी इंद्रियां अधिक से अधिक कितने विषयों को ग्रहण कर सकती हैं, इसके बारे में बताया गया था। चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षोभसम के बारे में जानकारी दी गई थी, जो कि 47,263 योजन से कुछ अधिक यह विषय चक्षु इंद्रिय का बताया गया था। और उस विषय को निकालने के लिए आपको ये भी बता दिया था कि कैसे वह जम्बू द्वीप का जो 4 क्षेत्र सूर्य का है, उस 4 क्षेत्र में जो अयोध्या नगरी पड़ती है, उसमें भरत चक्रवर्ती अपनी आँखों से सूर्य के विमान के अंदर स्थित जिनबिंब को भी देख लेते हैं। यह उनके उत्कृष्ट क्षोभसम के कारण ही संभव होता है। और इसको निकालने की विधि भी बता दी थी, जो विधि अपने वर्तमान मैथ के हिसाब से हो सकती वो आपको बता दी थी। यहाँ पर जो विधि गाथा में बताई जा रही है वो आपको आज बताना है, और वह भी लगभग विधि बताने का तरीका वही है, लेकिन सूत्र अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्य उसी को निकालने की विधि बताते हुए गाथा कहते हैं, जिसको पढ़ना बाकी था। 170 नंबर की गाथा है। तिन्निसय सट्ठी विरहिद लखम 10 मूल ताड़िदे मूलम नवगुणिदे सट्ठिदे चक्षुण फासस्य अधाणम। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि 360 विरहित 360 इनसे रहित कम कर दो। विरहित माने कम कर दो, लखम यानी 1 लाख में। फिर उसको 10 मूल ताड़े दे, यानी 10 के वर्गमूल से 10 से उसको गुणा कर दो और फिर उसका वर्गमूल निकालो। और वर्गमूल निकालने के बाद में नव गुण दे 60 दे, उसको 9 से गुणा करके 60 से विभाजित कर दो, तो इतना आपको चक्षु इंद्रिय के विषय का यह अध्वान यानी कि दूरी ज्ञात हो जाती है। इस तरह की जो ये विधि बताई थी वो विधि भी वही है जो आपको कल, जैसे किसी हमें डायमीटर की परिधि निकालनी होती है, तो परिधि निकालने के लिए हम उसमें 2πr ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी लगभग वही बात है कि जैसे अगर हमारे सामने कोई भी फिगर है और उसमें ये बताया गया था जैसे 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन में से अगर हमने 360 कम कर दिए तो जो 99,640 योजन आ जाता है। इसका यहाँ पर लिखा है कि वर्ग करो। क्या लिखा है? वर्ग करो और फिर उसको 10 से गुणा कर दो। अब 10 से गुणा करने के बाद में मान लो कोई ये संख्या बन गई, इसको हमने x मान लिया, है ना। 1 लाख योजन में से 360 घटा दिए, उसके बाद में ये पूरा डायमीटर आ गया, उसका यहाँ पर वर्ग करके उसमें 10 का गुणा करने को कहा गया। ये संख्या मान लो x आ गई। अब इसी संख्या का हमने वर्गमूल निकाल लिया। क्या कर लिया? वर्गमूल निकाल लिया। तो जब हमने इस संख्या का वर्गमूल निकाला और फिर उसको जो है वर्गमूल निकाल करके लिखा है ना, ये गाथा के सूत्र के अनुसार
10 मूल ताड़दे मूलम, इसको हमने 10 से गुणा करके फिर इसका वर्गमूल निकाल लेना, माने x का अगर हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये वही संख्या आ जाएगी जो संख्या हमें 2 पाई आर से प्राप्त होती है। तो ये वही चीज हो गई, 2 पाई आर में 2r जो है वो उसका पूरा डायमीटर हो गया और केवल पाई बच जाती है जिसको हम 3.14 कहते हैं, और उसी को यहाँ पर अगर हम देखें तो √10 के रूप में लिखा हुआ है। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है ना। √10 जो निकल के आएगा वो भी इतनी आएगा और वही यहाँ पर इस तरीके से बताया। तो कहने का मतलब यह है कि ये केवल यहाँ पर गणित का एक छोटा सा वर्गीकरण था कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इतना जानने के बाद में यहाँ पर अब ये विषय दूसरा शुरू होता है कि इंद्रियों के आकार क्या होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी जो भीतर निवृत्ति होती है, रचना होती है, उसे हम अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं, और जो इंद्रियां हमारी बाहर बनती हैं उसे हम बाह्य निवृत्ति कहते हैं। तो अभ्यंतर निवृत्तियां तो आत्मा के ज्ञान के क्षयोपशम के कारण से बनती हैं। उसमें कर्म का क्षयोपशम कारण होता है और उसके कारण से जो आत्मा के ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट हो गया, उसके कारण से जो आत्म प्रदेशों की रचना होती है उसे कहते हैं अभ्यंतर निवृत्ति। तो अभी तक जो आपको विषय बताया गया है ये सब अभ्यंतर एक तरीके से निवृत्ति का ही बताया गया है, क्योंकि क्षयोपशम का मतलब ही होता है लब्धि रूप होना। तो लब्धि की प्राप्ति यानी क्षयोपशम की प्राप्ति, और जो क्षयोपशम है वही हमारे अंतरंग में ज्ञानावरण आदि स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय आदि कर्मों के क्षयोपशम के कारण से उन इंद्रियों में कितनी कितनी क्षमता आ जाती है, ये क्षमता यहाँ पर आपको इस पूरे विषय के साथ बता दी गई है। अब जो हमारी इंद्रियां बनती हैं भीतर भी और बाहर भी, उनका जो आकार बनता है वो आकार किस रूप में होता है वो इस गाथा में बताया जा रहा है। चक्षु सोदम घाणम जिह्वायारम मसूर जबणाली अतिमुत्त खुरप्प समम फासम तु अणेय संठाणम। ये हमें इंद्रियों के आकार बताए गए हैं। जैसे क्रम क्रम से इसको लगाना है। चक्षु माने चक्षु इंद्री, सोद माने श्रोण इंद्री, श्रोत्र यानी कर्ण इंद्री, घाण माने घ्राण इंद्री, जिह्वा आयारम जिह्वा इंद्री का आकार। क्रम से मसूर, मसूर जानते हैं ना, वही मसूर की जो दाल होती है, उसी मसूर के दाल के दाने के आकार की ही चक्षु इंद्री का आकार है ना। जो आपको अंदर में आँख के बीचों बीच में एक काली काली गोलक दिखाई देती है, वस्तुतः आँख तो वही होती है, और वह भी जो हमें आँख दिखाई दे रही है वह हमारी एक तरीके से द्रव्य इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय का मतलब हो गया 9 कर्म वर्गणाओं की रचना होना, क्योंकि जो शरीर के योग्य जो पुद्गल होते हैं उन्हीं को 9 कर्म कहा जाता है। 9 कर्म वर्गणा माने शरीर के योग पुद्गल स्कंद। तो वो शरीर के योग्य जो पुद्गल स्कंद की रचना जो होती है वो 9 कर्म वर्गणाओं से होती है। उन 9 कर्म वर्गणाओं की जो आकृति बन गई ये कहलाई द्रव्य इंद्रिय की आकृति, और जो आत्मा के प्रदेश उसी आकार के रूप में जब भीतर बन चुके हैं तभी ये आकृति बाहर बनती है। तो जो आत्मा के प्रदेशों की आकृति भीतर बनी उसको कहते हैं भावेंद्रिय। उसी को हम लब्धि उपयोग के बाद में द्रव्य इंद्रिय में भी निवृत्ति अभ्यंतर और बाहर दोनों प्रकार की होती हैं। तो ये जो निवृत्ति हैं इसी निवृत्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, एक अभ्यंतर निवृत्ति और एक बाह्य निवृत्ति। तो अभ्यंतर निवृत्ति भी जो है वहाँ पर जो बनती है पुद्गलों की रचना के रूप में, वो कर्म वर्गणाओं के पहले वहां पर रचना होती है। वो रचना जैसी होगी कर्मों की वर्गणाओं की, वैसी 9 कर्म वर्गणाओं की रचना होगी। तो जो 9 कर्म वर्गणाओं की रचना हमें ऊपर दिखाई दे रही है, इसके पीछे हमें कर्म की रचना भी होती है। उस कर्म की रचना का ही आकार 9 कर्म की रचना के आकार के रूप में उभर के सामने आता है। तो अंतरंग में भी जो चक्षु इंद्री की निवृत्ति है वो मसूर के दाने के बराबर ही है, उसी गोल आकार की है। इसलिए यहाँ पर मसूर के दाने की आकृति की चर्चा की गई है।
तो आचार्यों ने जिस तरीके की आकृति का उदाहरण हमारे लिए सामने उपस्थित हो सकता था वैसा उदाहरण देकर के हमें समझाया है। यानी कि आंख की जो रचना होती है, नेत्र इंद्री जो बनती है, वो गोल आकार में एक पॉइंट जैसी होती है। उसी को यहाँ पर मसूर के दाने की आकृति के रूप में कहा है। ठीक है ना। अब ये तो आपको समझ में आती भी है, डॉक्टर भी इसको समझ सकते हैं, और हर कोई को थोड़ा सा दिखाई भी देता है कि हाँ, आँख के अंदर वो जो पॉइंट होता है वो गोल ही होता है। तो मसूर की आकृति है ना, वो आपके लिए विश्वास का विषय बन जाता है, ये समझ में आ जाती है। लेकिन अन्य भी इंद्रियों की आकृतियां इसी तरीके से अलग अलग होती हैं, उनके लिए भी उदाहरण देकर के समझाया है। ये आज के डॉक्टरों को और साइंस को यहाँ से सीख करके विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आपको दिखाई दे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में आ सकता है। उदाहरण भी उसी रूप में दिया जा रहा है जिस रूप में उसकी निर्वृत्ति यानी रचना बनी हुई होती है। तो श्रोत इंद्री की जो आकृति है वो आचार्य कहते हैं जव नाली है। जव नाली का मतलब होता है यव। यव जो जौ होता है, जौ की जो आकृति होती है, जौ है जो धान्य होता है, उस जौ की जैसी आकृति होती है। उस जौ की आकृति के समान हमारी ये कर्ण इंद्री की अभ्यंतर ये जो निवृत्ति होती है उसकी रचना होती है ना। तो अब हम कर्ण इंद्री का मतलब ये ना समझें ये जो कान हमारे ये जो बड़े बड़े बाहर दिख रहे हैं ये कान नहीं है, ये तो डॉक्टर भी जानते हैं, इसका नाम कान नहीं है। ये तो कान के ऊपर एक उपकरण है कान की रक्षा करने के लिए, जिसे अपने यहाँ द्रव्येंद्री कहा गया है। द्रव्येंद्री के दो भाग हैं, एक निवृत्ति और एक उपकरण। तो निवृत्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। उपकरण उस निवृत्ति की रक्षा करने के लिए होते हैं। जैसे आंख में काला जो दाना है उसकी रक्षा करने के लिए भी ऊपर एक उसका गोलक होता है, और उसके ऊपर भी ये हमारी पलक होती है जो उसकी रक्षा करती है। तो ये सब उसके उपकरण हैं जो रक्षा करने के काम में आते हैं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं अंतर में जो वास्तव में कर्ण इंद्री जहां पर है, कर्ण इंद्री की जो रचना है वो यव के जौ के आकार की होती है। ठीक है ना। ये श्रोत्र इंद्री की हमें आकृति बताई गई। फिर इसके बाद में जिह्वा जो इंद्री होती है, अब ऐसे ही जिह्वा इंद्री है। अब आपको इतनी बड़ी जीभ है ना, अगर वो 4 अंगुल की जीभ है तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिह्वा इंद्री है। वो जीभ तो है इतनी बड़ी, जैसे ये कान इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जीभ का जो पॉइंट होता है, जीभ की जो सेंसेशन जहां पर होता है हमें टेस्ट का, वो पॉइंट छोटा ही होता है। वो उसकी आकृति भी होती है। वो आकृति आपको सामान्य से देखने में नहीं आएगी, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अतिमुक्त, यानी अतिमुक्तक नाम का एक फूल होता है जिसे तिल का फूल कहा जाता है। कौन सा? तिल। तो तिल के फूल की आकृति के समान यह जो है घ्राण इंद्री की आकृति है। ये किसकी है? घ्राण इंद्री की। जो ये नासिका है इसको हम बोलते हैं घ्राण इंद्री। तो घ्राण इंद्री की ये जो आकृति है ये जो है तिल के फूल के समान है ना। क्रम क्रम से लगाना है इसमें। फिर जिह्वायारम, जिह्वा का जो आकार है वो खुरपा के समान है। खुरपा तो आप जानते हैं, जो पुराने लोग होते हैं खेती में जो खुरपी होती है, जिस तरीके से उसकी बैंट टेढ़ी जाती है, ऐसे ही खुरपी के आकार के समान यह जिह्वा की आकृति है। तो नाक की भी वही स्थिति है कि नाक हमें जैसे इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, तो इतनी बड़ी नाक तो उस नाक का उपकरण है। वस्तुतः जहाँ पर हमें गंध किसी भी प्रकार की सूंघने में क्षमता हमारे अंदर जहाँ पर विकसित होती है, वो जो स्थान होता है वो स्थान तो छोटा होता है, वो एक पॉइंट के बराबर होता है। और उसकी जो वास्तव में आकृति है वो भले ही आज का साइंस न देख पाया हो, लेकिन उसकी साइंस तिल के फूल के समान है। उसकी रचना इस तरह से बताई गई है। तो ये हमें इंद्रियों की जो हमारे पास में रचना है इसका हमें ज्ञान इस प्रकार से हो जाता है कि इनकी वास्तव में रचना है कैसी, और ऊपर हमें इनका आकार जो दिखाई दे रहा है वो हमारा उपकरण है, वो अलग है, वो उसकी रक्षा करने के लिए। तो ऐसे ही जिह्वा इंद्री का आकार जो हमें खुरपे के समान बताया गया है। तो खुरपे की आकृति, अब ये आकृतियां शायद साइंस में पढ़ाई नहीं जाती हैं, है ना। नॉलेज तो हो सकती है कि ऐसा होता होगा, लेकिन एक तरीके से साइंस में भी इस तरीके से बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ में इन सब आकृतियों को बताया नहीं जाता है।
तो ये चीज़ें भी साइंस के उपयोग में आने लायक हैं। हमें अपनी शरीर के इंद्रियों का विज्ञान पता होना चाहिए कि हमारी इंद्रियां किस किस आकार में बनती हैं और उन इंद्रियों की आकृति भीतर कैसी होती है। बाहर हमें वो किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका वास्तव में भीतरी आकार इसी रूप में होता है। फिर कहते हैं फासम तु अणेय संठाणम, जो स्पर्श इंद्रिय है उसके तो अनेक प्रकार के आकार हैं। ये तो हमें देखने में ही आता है कि स्पर्श इंद्रिय माने पूरे शरीर की इंद्रिय हो गई, तो शरीर के आकार जितने प्रकार के होंगे उतने ही स्पर्श इंद्रिय के आकार हो जाएंगे। तो अनेक जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, दो इंद्रिय जीव हैं, सबकी आकृतियां अलग अलग हैं। तो जिनकी जिस तरीके की शरीर की आकृति होगी उनकी उस इंद्रिय के आकार भी उसी प्रकार के स्पर्श इंद्रिय के आकार अलग प्रकार से कहलाएंगे। तो इस तरह से हम पांचों इंद्रियों के आकार को समझ सकते हैं, उनकी जो शेप होती है उसके बारे में इन पांचों इंद्रियों के हम जो डिजाइन है उसको हम समझ सकते हैं। और ये जो है इसमें केवल स्पर्शन इंद्रिय ही अनेक प्रकार की है। बाकी जिस किसी भी जीव को, मान लो कोई दो इंद्रिय जीव है, अब वो दो इंद्रिय जीव मान लो लठ है ना, अब उसमें आपको रसना इंद्रिय जिह्वा इंद्रिय कुछ दिखाई ना देगी, लेकिन उसकी आकृति अगर उसमें है तो इसी रूप में होगी जैसी यहां पर जिह्वा इंद्रिय की आकृति खुरपा के समान बताई गई। एक छोटा सा मच्छर होता है, चार इंद्रिय जीव है, अब वो मच्छर है उड़ रहा है, आपको उसमें रसना इंद्रिय कुछ नहीं दिखाई देगी, आपको उसके लिए आंख भी दिखाई नहीं देगी कि उसमें आंख है, लेकिन चार इंद्रिय है तो उसमें आंख भी होती है। छोटा सा मच्छर है, आपको केवल उसके पंख दिखाई देंगे, उसकी हल्की सी टांगें दिखाई देंगी जिससे वो काटता है, आपको आगे की उसकी नोक दिखाई देगी जिससे वो डंक मारता है, लेकिन वो नोक भी उसकी जिह्वा इंद्रिय नहीं है। वो जब नोक बाहर निकालता है तो खिंच आती है, जैसे आप अपनी जीभ बाहर निकाल देते हो। उसकी जो जिह्वा इंद्रिय होगी, भले ही वो छोटा सा जीव है लेकिन आकृति यही रहेगी। जिह्वा इंद्रिय का आकार खुरपे के समान, उसमें घ्राण इंद्रिय भी है, सूंघने की क्षमता भी है, तभी जो है आप उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी कोई स्मेल जो उसके लिए दूर भगाने में काम आए उसका आप यूज करते हो, उसी के कारण से वो सूंघ करके दूर भागता है। तो उसमें भी जो घ्राण इंद्रिय की आकृति होगी, आप सोचो कि कितना तो छोटा सा वो जीव है, उसमें स्पर्शन इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है, घ्राण इंद्रिय भी है और चक्षु इंद्रिय भी है, और उसकी भी चक्षु इंद्रिय का आकार इसी मसूर के दाने के गोल आकृति के समान ही होगा। अब वो आकृति भले ही आज के साइंस में पकड़ में ना आए, लेकिन उसमें ये आकृति होती है, वो कितनी सूक्ष्म हो लेकिन होगी इसी प्रकार से। तो हम केवल अपने लिए ही ना देखें, जितने भी जीव संसार में हैं उन सभी संसारी जीवों में इंद्रियों की आकृतियां हैं इसी रूप में, ओरिजिनल उनके जो रूप होते हैं वो यही होते हैं। बाहर से उनके जो रूप बनते हैं वो शरीर की नौकर्म वर्गणाओं के माध्यम से बनते हैं, वो रूप हमें बाहर के दिखाई देते हैं, लेकिन भीतरी रूप उनके इसी रूप में होते हैं, जहां से वो चीज धीरे धीरे विकसित होते हुए अनेक रूपों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये इंद्रियों के आकार के बारे में बताया गया। अब देखो यहां ये बताया जाने वाला है कि इन इंद्रियों के बनने में किस किस तरह से उन इंद्रियों के जो प्रदेश होते हैं उसमें कितनी कितनी बढ़ोतरी होती चली जाती है ना। तो वो यहां पर बताने के लिए आगे जो है एक गाथा आ रही है, ठीक है ना। वो गाथा आपको बाद में बताई जाएगी, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इंद्रियों के आकार को समझ करके उसके बारे में चिंतन करें। आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं। बोलो महावीर भगवान की। ठीक है। सृजनवाणी जग कल्याणी जग जन मधुतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जराव रोग हरि तिथियराणम दिव्य जोनिम जो पड़ई सोड़ई मई धारई नाणम सुख मणंतम धरिय सासद मुख पदम पावई।